हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। आपका जो पहला पेपर है उसका नाम है शैक्षिक मूल्यांकन कॉमा क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, इसी का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र का अध्याय 1 है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। हम पार्ट 1 में पढ़ें, इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाग 1 शैक्षिक मापन मेजरमेंट। और अभी इसी में आपका भाग 2 आएगा, जिसमें इसमें भाग 1 में आपको मापन मिल रहा है और भाग 2 में आपको मूल्यांकन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मापन क्या है? मापन जो है, देखिए यहाँ पे मापन क्या है, इसकी परिभाषाएं एवं स्वरूप का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। शैक्षिक मापन अर्थ एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं परिभाषाएं। ठीक है, शैक्षिक मापन, इसका अर्थ हम जानेंगे और महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसकी जानेंगे, जो कि यहाँ पर निम्न है। देखिए, मापन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को अंकों यानी नंबर्स में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि मापन क्या होता है आप सभी जानते हैं। हम बोलते हैं ना कि चना ले आओ 2 किलो चना, यानी 2 kg। तो किस तरीके से इसको मापते हैं कि ये 2 किलो है। इसी तरह से नंबर्स में, जैसे कि जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मापन कैसे होता है। जैसे कि मान लो कोई छात्र है जिसने 50 में 48 मार्क्स उसको मिले, है ना। तो क्या होता है कि 50 में उसने अंकों के आधार पर हम उसको, है ना, उसकी उपलब्धियों को बता रहे हैं। तो यह मापन कहलाता है। चलिए और इसको समझते हैं। मापन किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को अंकों में, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके कोई व्यक्ति है या वस्तु है, उसके गुण को अंकों में बताते हैं कि ये इतने परसेंट, ये इतना है, इसने 4 नंबर खेला, ऐसे करके करने की प्रक्रिया है मापन जो है। यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध है। समझ में आया। और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की योग्यताओं को अंकों द्वारा प्रदर्शित करना, यानी छात्र जो हैं उनकी योग्यताओं को अंकों द्वारा प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। ठीक है ना, ये आप ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स आप लोग बनाते रहें। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि जो प्रमुख वैज्ञानिक उन्होंने क्या कहा मापन के बारे में। एस स्टीवेंस जो हैं, उन्होंने स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया को, यानी कि जो भी वस्तु हैं या व्यक्ति है ना, उसके प्रदर्शन को क्या किया है, अंक से अगर प्रदान करते हैं कि तुमने इतने परसेंट ऐसे किया, ठीक है ना, या फिर नंबरों में बताते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसी को मापन कहते हैं। इसके साथ साथ जेसी कैंपबेल जो हैं, उनके अनुसार मापन नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्याओं में व्यक्त करता है। समझ में आया। मतलब कुल मिला के इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं कि जो मापन हमारा होता है उसका संबंध संख्या से, नंबर से है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शैक्षिक मापन की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कि अभी शैक्षिक मापन जो हमारा है इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। मापन मात्रात्मक स्वरूप, क्या है, मात्रात्मक, पढ़ें, मात्रात्मक स्वरूप। मात्रात्मक स्वरूप मापन के गुणों का वर्णन केवल, मात्रात्मक स्वरूप मापन में गुणों का वर्णन केवल अंकों या संख्यात्मक रूपों में व्यक्त किया जाता है, जैसे 50 अंक। मात्रात्मक स्वरूप जो है वो मापन में गुणों का वर्णन, जो गुण होते हैं व्यक्ति के, छात्र के, उसको अंकों में या संख्यात्मक, यानी अंक संख्या एक ही हुआ, रूपों में व्यक्त किया जाता है। जैसे 50 अंक तुमको गणित में मिले हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
अगर बताया जाए कि 20 अंक तुम्हें एसएसटी में मिले हैं तो वो क्या होगा, वो आपका मापन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है। मात्रात्मक माप स्वरूप हो गया। अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है, मानसिक गुणों जैसे बुद्धि रुचि का सीधे मापन संभव नहीं है, इसे परीक्षा या व्यवहार से मापा जाता है। ठीक है ना, जो बुद्धि है रुचि इसका कोई सीधे मापन संभव नहीं है, इसे परीक्षा या व्यवहार से मापा जाता है। नेक्स्ट ये दो देखिए, इसमें क्या है, कोई वास्तविक शून्य नहीं, शैक्षिक मापन में वास्तविक शून्य नहीं होता। शून्य अंक का मतलब ज्ञान की पूर्ण समाप्ति है, समझ गए। कोई वास्तविक शून्य, इसमें कोई वास्तविक शून्य नहीं होता कि 0 से 10। ठीक है, और दूसरा क्या है, सापेक्षिक परिणाम क्या है, मापन से प्राप्त अंकों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी समूह के सापेक्ष होते हैं। मापन से प्राप्त अंकों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी समूह के सापेक्ष प्राप्त होते हैं। जैसे हमने बताया ना 50 में 40 अंक मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा क्या है, शून्य अंक का मतलब ज्ञान की पूर्ण समाप्ति होती है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखते हैं भाग 2 शैक्षिक मूल्यांकन इवोल्यूशन। समझ गए, मूल्यांकन का अर्थ है व्यापक स्वरूप और शैक्षिक महत्व। ठीक, इसके आगे चलिए देखते हैं मूल्यांकन क्या है भाई। शैक्षिक मूल्यांकन व्यापक एवं सतत प्रक्रिया है। शैक्षिक मूल्यांकन जो है वो व्यापक यानी बहुत बड़े मात्रा में एवं सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन इज इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मूल्य और प्लस अंकन, है ना, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी मापन करके मूल्य निर्धारण करते हैं। मूल्यांकन यहाँ आप देखेंगे, जूम कर दें इसको थोड़ा। हाँ, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है। समझ में, मूल्यांकन एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है। यानी जब हम किसी छात्र का मूल्यांकन करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि छात्र ने अभी तक कितने सीमा के अंदर क्या सीखा, है ना, और क्या उसके अंदर सुधार की ज़रूरत है, और शिक्षण यानी शिक्षक ने कितना, जितना पढ़ाया उसमें से कितना बच्चे ने एब्जॉर्ब किया है। इस चीज़ का हमें मूल्यांकन से पता चलता है। नेक्स्ट क्या होता है, यह मापन से एकदम आगे बढ़कर छात्र के प्रदर्शन गुणवत्ता क्वालिटी पर अपना अंतिम निर्णय या ग्रेड ABC प्रदान करता है। जैसे कि अभी बताया कि कोई छात्र है, उसने गणित में उसको 50 में 25 मिले, तो ये मापन है। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं होगा कि उसको इतने में से इतने मिले। ठीक है, उसमें ग्रेड के हिसाब से ये किया, ए पाया या बी पाया, और ए जो होगा वो मान लो कि 40 से 50 के बीच में है। ठीक है ना, जो जैसे ए ग्रेड आपका दिया गया वो 50 40 सॉरी 40 से 50 के 40 से 50 के बीच में है, और जो बी ग्रेड होगा वो 30 से 40 के बीच में है। इस तरीके से सी ग्रेड होगा वो, है ना, 20 से 30 के बीच में, तो वो उसका क्या होगा, सी ग्रेड मिला उसको। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ग्रेड बताया जाता है, और बताया जाता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, यानी कि तुमको अच्छे का ये नहीं बताया कि कितने अच्छे हो, 10 पॉइंट अच्छे हो, 4 पॉइंट अच्छे हो, अगर आप बताया जाता है, ठीक है, तो वह मापन कहलाता है। बाकी ये हमारा जो है सिर्फ इसमें आपके व्यवहारों का, है ना, क्वालिटी का, गुणों का, इन चीज़ों का अगर बताया जाता है तो इसको
ग्रेड के तौर पे ऐसे, या तुम बहुत अच्छे हो, इस तरीके से बताया जाता है। इसी में देखिए कोठारी आयोग, आप सभी बताएंगे, सेकंड सेमेस्टर में आप सभी पढ़ चुके हैं। कोठारी आयोग जो है हमारा, वो कब आया था, कौन सा सन में आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आगे देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक अनवरत, अनवरत यानी कि सतत प्रक्रिया, क्या सतत, सॉरी, है ना, सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना, सतत प्रक्रिया है। चलिए, मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मतलब कि जो संपूर्ण शिक्षा है, यानी शिक्षा का जो संपूर्ण शिक्षा, उसका एक अभिन्न अंग मूल्यांकन भी है। अगर मूल्यांकन न किया जाए तो बच्चों के बारे में सही से पता नहीं लगाया जा सकता है, सही से उनको शिक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन का आधार ही मापन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा मूल्यांकन है, ये देखिए, ठीक है ना, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव होते हैं। यानी कि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है भाई, मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, तो उसके 3 पोल्स होते हैं, यानी 3 ध्रुव होते हैं, जिसके माध्यम से समझा जाता है। देखो मूल्यांकन प्रक्रिया के, मूल्यांकन करने की देखो प्रक्रिया, उसमें 3 ध्रुव होते हैं। शिक्षण उद्देश्य क्या है, सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य, कैसे शिक्षण दिया जाए। सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को क्या सिखाना है, ये मूल्यांकन के प्रति आता है। हम देखते हैं कि भाई, जैसे हम जो प्लान बनाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैंने एक प्लान किया, मैंने एक अपनी पीपीटी तैयार की और बताया। मैंने सोचा कि मैंने कोई क्या पढ़ाना है बच्चों को, पहले मैंने डिसाइड किया, फिर उसी तरीके से आपकी पीपीटी तैयार की और आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो शिक्षण उद्देश्य में यही होगा कि शिक्षण उद्देश्य में क्या, सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना। जैसे कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाना है, उसको पहले मैंने निर्धारित किया, उसके बाद आपको हम सिखा रहे हैं। यही होता है, सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और बच्चों को क्या सिखाना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये है, आएगा तो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, अधिगम अनुभव। अधिगम यानी सीखने का अनुभव क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्लास में शिक्षण कार्य और सीखने की अनुभव प्रदान करना। समझ में आया। उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, जैसे कि उद्देश्य है हमको आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को फाइनल करना, ठीक है, अभी थर्ड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि थर्ड ही पढ़ा रहे हैं। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्लास में शिक्षण कार्य, यानी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसको सीखने का अनुभव आपको प्रदान कर रहा हूँ कि आप कैसे सीखना है, कैसे मूल्यांकन करना है, किस तरह से आप सीखेंगे। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्लास में शिक्षण कार्य, जो अभी शिक्षण कार्य आपके साथ चल रहा है, आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, और सीखने के अनुभव प्रदान करना, ठीक है, अधिगम अनुभव। यानी कि इसके 3 मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव हैं, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, और दूसरा व्यवहार परिवर्तन यानी जांच। अंत में मूल्यांकन उपकरणों द्वारा यह जानना कि बच्चे के व्यवहार में कितना सकारात्मक बदलाव आया। लास्ट में हम व्यवहार परिवर्तन देखेंगे कि बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, परीक्षण करेंगे कि उसके व्यवहार में या व्यक्तित्व में कितना सकारात्मक, है ना, अच्छे अच्छे बदलाव आए, क्या क्या उसने सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन की 3 पोल जो हैं इनको याद रखिएगा। इसके साथ साथ मूल्यांकन व्यापक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ क्या है, मापन बनाम मूल्यांकन व्यापकता का स्तर, बिल्कुल ध्यान रखें आप सभी। मापन बनाम मूल्यांकन यानी कि जो है, मापन बनाम मूल्यांकन, ठीक है, व्यापकता का स्तर 100% सर्वांगीण विकास। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जबकि मापन का क्षेत्र क्या है, मापन का क्षेत्र संकुचित है। समझ गए। हाँ, जहां मापन केवल छात्र के संज्ञानात्मक मापन की बात हो रही है, जहां मापन केवल छात्र के संज्ञानात्मक यानी किताबी ज्ञान की सीमा को अंक प्रदान, अंक देकर मापता है, वही मूल्यांकन बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास जांच करता है। जैसे कि मापन क्या करता है, छात्र के संज्ञानात्मक यानी किताबी ज्ञान छात्र में कितना है उसको अंक देकर मापता है, ठीक है, कि तुमने सामाजिक विज्ञान में, है ना,
50 में 38 नंबर पाए हैं, तो ये मापन है। इसके साथ साथ जो मूल्यांकन होता है वह छात्र के सभी पक्षों जैसे कि व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, है ना, इन सारी चीजें यानी सर्वांगीण विकास के लिए देखता है। ठीक है, तो माप संज्ञानात्मक क्या होता है? किताबी ज्ञान व परीक्षा अंक। भावनात्मक क्या होता है? रुचि, अभिरुचि, संवेग, दृष्टिकोण और नैतिक आचरण। क्रियात्मक में क्या आ जाएगा? खेल कूद, कला, हस्तशिल्प और व्यवहारिक कौशल। इन सब चीजों में जो है मूल्यांकन होता है। समझ गए? और मापन क्या होता है? बहुत ही छोटा और बहुत ही संकुचित क्षेत्र होता है जिसमें छात्र को अंक देकर मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा चार्ट आप सभी बना लीजिएगा। ठीक है, मापन और मूल्यांकन में अंतर, 5 सबसे बड़े अंतर जो हैं यही आपको लिखने को आएंगे और लिख दीजिएगा। जब भी अंतर लिखना है ये 5 याद कर लीजिए, बहुत है आप सबके लिए। मुख्य स्वरूप, तुलना का आधार क्या है? मुख्य स्वरूप क्या है मापन का? यह केवल मात्रात्मक संख्यात्मक होता है। और मूल्यांकन का मुख्य स्वरूप क्या होता है? यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्य क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है, जैसे कि अंक देकर। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक और असीमित होता है, यानी इसमें सभी पक्षों का, है ना, जांच की जाती है। उद्देश्य परीक्षा, इसमें क्या होता है? यह केवल कितना, हाउ मच का उत्तर देना है, मतलब यह केवल कितना का उत्तर देना है। ठीक है, उद्देश्य परीक्षा है यानी कितने में कितना मिला। यह कितना अच्छा का निर्णय होता है, मतलब कि जैसे कि आपने उद्देश्य परीक्षा, जो आपने परीक्षा दिया तो उसमें क्या होता है? आपको कितने में से कितना मार्क्स मिला ये उत्तर देना है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसमें यह कितना अच्छा, आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, है ना, तो ये चीज बताया जाता है। नेक्स्ट, समय अवधि क्या होता है? यह किसी परीक्षा के साथ समाप्त हो जाता है, यानी कि जो मापन है या किसी भी परीक्षा के साथ समाप्त हो जाता है। आपने परीक्षा दे दिया, आपके अंक आ गए, बात खत्म, समाप्त हो गया। लेकिन मूल्यांकन क्या होता है? यह जीवन भर चलने वाली अनवरत यानी सतत प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन आपके, जैसे कि आप आज अच्छे हैं, कल बहुत अच्छे होंगे, परसों उससे भी अच्छे होंगे, है ना, इस तरह से। भविष्यवाणी क्या है? इसके आधार पर भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी कि मापन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके आधार पर भविष्यवाणी संभव नहीं है। लेकिन इसके आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। आज आपका प्रदर्शन क्या है उसको देखते हुए क्या सुधार की जरूरत है, जैसे हमने आपको कुछ सिखाया, है ना, फिर मैं उसका मूल्यांकन करूंगा कि आपने कितना सीखा और क्या सीखा, है ना, और कहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जब हम आपको बताते हैं तो इससे क्या होगा? आप और बेहतर बनेंगे एक दिन, है ना। तो इसीलिए मूल्यांकन क्या होता है? इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक और असीमित होता है, इसका संकुचित होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुख्य स्वरूप, यह केवल मापन जो है, मापन केवल मात्रात्मक, इसका क्षेत्र सीमित होता है, यह केवल कितना होता है, यह इसका परीक्षा के समाप्त, इसका यह किसी परीक्षा के साथ ही समाप्त हो जाता है, इसके आधार पर भविष्यवाणी नहीं होती। ठीक है, संभव नहीं है। मूल्यांकन में यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, कितना, यह कितना अच्छा का निर्णय लेता है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, इसके आधार पर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, याद हो गया, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा चार्ट बना लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, और लिखने को आएगा, यही 5 लिख दीजिएगा, बहुत होगा। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास को पूर्ण देखने के लिए। और पार्ट 1 जो है कि पार्ट 1 की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। पार्ट 2 में हम मापन के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल। और आप लोग जुड़े रहें और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से हमारे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।